दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल धड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ट्रांसफॉर्मर की नई मूवी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ट्रांसफॉर्मर के 6 एक तरह से पार्ट आ चुके हैं और आज के दिन एक तरह से इसका 7वां पार्ट लॉन्च किया गया था। इंडिया में कई जगह पर इसे 8 और 9 जुलाई को एक तरह से रिलीज किया गया है। साथ ही साथ इस मूवी का जो टाइटल है ट्रांसफॉर्मर एक तरह से राइज ऑफ द बिट्स है रखा गया है और ये इस एक तरह से यूनिवर्स की आप मान सकते हो 8वीं पिक्चर आपको देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में सारी डिटेल बताएंगे, साथ ही साथ अपडेट बताएंगे, साथ ही साथ ये जापान की क्या इसकी रिलीजिंग डेट आई है और साथ ही साथ कौन कौन से कंट्रियों में अभी तक रिलीज हो चुकी है और कौन से में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अब तक जो कलेक्शन रहा है इसकी टोटल 8 मूवीज का वो लगभग 4 बिलियन से 4.8 बिलियन से भी ज्यादा एक तरह से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है और हाल ही के दिन इसे रिलीज किया गया है तो लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर तो इसने आराम से क्रॉस कर लिए हैं। और साथ ही साथ अब 9 तारीख को इसे फुल्ली एक तरह से ज्यादा कंट्रियों में फुल तरीके से इसे रिलीज किया जाएगा। तो इसी के बारे में आज इसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन, मूवी का रिव्यू, साथ ही साथ फैक्ट और जितने भी कैरेक्टर उन सभी के बारे में डिटेल बताने जा रहे हैं और इस एक तरह से यूनिवर्स के बारे में भी सारी डिटेल बताएंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो उसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर की एक और नई मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बिट्स। जी हाँ दोस्तों, इसे कल ही के दिन 8 जून को ऑफिशियल रूप से इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है और अमेरिका के अंदर इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो 9 जून है। एक 2023 की अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो कि हैरबन के ट्रांसफॉर्मर ट्रोयलाइज पर आधारित हैं और मुख्य रूप से बीस्ट वॉच और स्टोनियन से प्रभावित हैं। फिल्म ट्रांसफॉर्मर लाइव एक्शन फिल्म श्रृंखला है और इसकी एक जैसा 7वीं पिक्चर है ट्रांसफॉर्मर की। और बैम्बली 2018 ट्रांसफॉर्मर 2007 के प्रीवियस दोनों के लिए एक स्टैंड ऑलन सीक्वेंस के रूप में काम करती हुई नजर आ रही हैं। और फिल्म का निर्देशक स्टीवन कैल्पन जूनियर ने जॉर्बन हॉर्टन और डैनियल मॉर्टन जोस और पीटर एरियन और हॉर्बन और जॉन हॉर्बन की इसकी राइटिंग से किया है। एक एंथोलिस रोमोस और डेविन फिशबैक के साथ रोन पोर्टमैन और पीटर डिस्कोज और मियोस योर और लीजा कोसिन और माइकलस जेरडी के साथ मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। पीटी डेविलिस और कॉलमेस और डॉर्मिंग किस्टन और फॉर्डन ट्रेवर्स और नियमित रूप से लौटने वाले फ्रेंचाइजी की आवाज़ पर प्रभावित हैं और पीटर कुलरेज, जॉन ब्रिटन और डेविन सॉलबर्ग इसके अंदर आपको मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन स्टीवन कैपल जूनियर्स ने किया है और इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग जॉन हॉर्बन ने की है और डैनर मेटर, जोसन पीटर बॉर और एरियन हॉर्बन और जॉन हॉर्बन। और इसकी कहानी जॉन हॉर्बन ने लिखी है और इसी आधारित है एसबोन द्वारा ट्रांसफॉर्मर पर। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इसका प्रोडक्शन डॉन मार्फी, टॉम डी सॉर्टन और बॉन्सन के लुइस ने किए हैं और माइक बे, मार्क वॉर्डियन, डंक हैरिसन और मुख्य रूप से इसमें एथलोनिस रामोस और डोमिन फिशबैक और एंचेडियन सिनेमाटोग्राफर के रूप में आपको देखने को नजर आए हैं। साथ ही साथ इसकी एडिटिंग जोएल नॉर्गेन और विलियम्स गोल्डबर्ग और इसकी अंदर जो म्यूजिक दिया है जॉगिन बॉर्बेट ने। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की प्रोडक्शन और साथ ही साथ कास्टिंग के बारे में भी सारी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ इसकी लेंथ 127 मिनट है और मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एक तरह से मैं आपको बता दूँ, ट्रांसफॉर्मर द एक तरह से जो नई मूवी आई है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बिट्स, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसका टोटल जो बजट है 195 मिलियन से 200 मिलियन के बीच में है और मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अभी तक लगभग आया है $86 से। जी हाँ $86 से $96 के प्लस में एक तरह से पहुँच चुका है 2 दिन के अंदर और बाकी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है।
साथ ही साथ मुख्य रूप से इंग्लिश में से बनाया गया है, मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब कर रिलीज किया गया है। पैरव की महत्वपूर्ण व्यवसायिक सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स और एल्बस ने 2019 की शुरुआत में सीक्वल्स की घोषणा की। नवंबर 2020 में कैप्लस को फिल्म के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया और 2021 तक रोमस और प्रिस्टबेक को मुख्य मानवीय भूमिकाओं में लिया गया। और फिल्म के वितरण पर समर पैरामाउंट द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम सामने आया था। माइक बी ब्रेड, जिन्होंने पहले 5 लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मर फिल्मों का निर्देशन किया, बेम्बर का निर्माण भी किया, एक बार फिर से निर्माताओं के रूप में काम करते हुए नजर आए थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून अक्टूबर 2021 तक हुई और जिसमें लॉस एंजिल्स, पेरियन, मॉर्बन और न्यूयॉर्क शहर समेत कई फिल्मांकन स्थान शामिल थे। ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बिट्स का प्रीमियम 27 मई 2023 को सिंगापुर के मेरियन बे सैन में हुआ और पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 9 जून 2030 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली फिल्म थी। फिल्म की आलोचनाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्हें तीसरे अधिकांश पर स्वर्ग प्राप्त किया गया, लेकिन ज़्यादातर इसे अपनी 4 पूर्व किस्तों में सुधार माना। साथ ही साथ मैक्सिकन हॉर्बर्ट जानवर रॉबन की एक अंततः दौड़, जो बहुत पहले ट्रांसफॉर्मर द्वारा उपनिषद एक जंगल ग्रहण पर विकसित हुई, ग्रे खाने और अंधेरे देवता यूनिक के हमले के अंतर्गत आती हैं। स्कोन के नेतृत्व में उनके हेरोड स्टोन और प्रोडक्शन ट्रेन की एक सेना अपने गुरु के लिए मैक्सिकन की सबसे बड़ी तकनीक और ट्रांसफॉर्मर कुछ प्राप्त करना चाहते थे और अंतरिक्ष और समय के मध्य से पोर्टल खोली सकती है। और मैक्सिकन लीडर पैकेस ने खुद के बलिदान कर दिया ताकि वह अन्य मैक्सिकन और यूनिक को नष्ट होने से एक ग्रहण से बचाने की उम्मीद मिल सके। और ऑडिशन मिशन में काम के तहत मैक्सिकन ग्रह भागने के लिए कुंजी का उपयोग करते हुए नजर आए। 1994 में ब्रुकलिन पूर्व सेना इलेक्ट्रॉनिक की विशेषता नैर और डिज़ाइन अपने परिवार का समर्थन करने के लिए योग्य खोजने के लिए संघर्ष करते रहे और अपने दोस्त रिकी द्वारा बचने के लिए पेशेवर चोर और राजी करने के लिए आए और केवल ये पता लगाने के लिए कि कार बहस को ओटन मेरिज है और समतलीय रूप से संग्रहित इंटी एल्बन ग्रोस अधिकारी प्रतीत होने वाली एक बेजान के एक प्राचीन मूर्ति पर अध्ययन करती हैं। अंदर छिपी हुई ट्रांसफर कुंजी के आधार पर हिस्से को प्रकट करने के लिए इसे खोलकर तोड़ दिया जाता है और एक ऊर्जा स्पंदन जारी करती है, यानी जो कि ओटियम्स प्राइम द्वारा प्राप्त लगाया गया था, जो कि अन्य ऑर्सन को सम्मान करता है और ग्रह के चारों ओर एक से देखने की कोशिश करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग उन्हें होमबर्ड स्पॉट में लौटने के लिए कर सकते हैं और कुंजी के अक्सर से तैयार ट्रेन के पृथ्वी पर आते हैं और एलियन से संघर्ष में फंस जाती हैं। और जब खलनायक संग्रह के बाहर ओटन पर हमला करते हैं तो स्पॉन बॉम्बर को मारता है और मैक्सिन एरबन के आने से पहले चाबी का आधा हिस्सा चुरा लेता है और भाग एक तरह से जाता है। और एज ने ऑर्टन को सुझाव दिया कि मैक्सिकन हजारों सालों से पृथ्वी पर छिपे हुए हैं और न्यूयॉर्क के हाथों से बाहर रहने के लिए खतरे के बावजूद ऑडियंस में प्राइम इस बात पर अड़ा हुआ है और इसका इस्तेमाल कर सकता है, जबकि न्यूयॉर्क चुपके से अपनी दुनिया को सुरक्षित करने के लिए चाबी को नष्ट करने की योजना बनाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ एलन के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकालते हुए अनुमति मिलती है कि कुंजी का दूसरा भाग पेरन में छिपे हुए मंदिर में स्थित होना चाहिए और खुद रेफ्रॉन कौर के साथ वहां पर स्थानीय रूप से तैनात ऑर्टन हिलबर्न से मिलता है, जो उन्हें मंदिर तक ले जाता है। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि चाबी का आधा हिस्सा अब वहां नहीं है। टेरन एक बार फिर से हमला करते हुए लड़ाई यूनिक और डार्क एजेंट के साथ रोजन को बस करने वाले स्कोर के साथ समाप्त होती है। इसी के बाद ओटबर्न और ओटियन प्रिंसिपल के ने मैक्सिकन से मिलते हुए जो बताते हैं कि उन्होंने कुंजी के दूसरे भाग को स्थानांतरित कर दिया है, इसे एक मानव जनजाति को सौंप दिया है जिसके साथ उन्होंने शस्त्र शताब्दी से काम किया है और स्कोन का भ्रष्टाचार एरोन से अलग निकाल जाता है, जिसे वह पागल हो जाती है और एलन को बचाने के लिए प्रीमियम को उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हजन में न्यू कुंजी के दूसरे भाग को नष्ट करने का प्रयास करता है और ओटियन प्राइम में न्यू बिरेन की ताकतों को हराने के लिए मिलकर काम करने का एक तरह से दोनों मिलकर सहमत हो जाते हैं, जबकि ऑर्बर्ट और मैक्सिकन टेरन को
क्रॉसकार से लड़ते हुए न्यूर और एल्केंट्रूस कुंजी के बारे में पहुंच जाती है और इन द्वारा उजागर किए गए एक्सेस कोड के साथ इसे निष्कर्ष करने की योजना बना रहा है। लड़ाई में मिरिज गंभीर रूप से इसको द्वारा घायल हो जाता है, लेकिन अपने क्षतिग्रस्त शरीर को न्यूर के साथ लड़ सकते हैं। कुंजी द्वारा छोटी गई एक तरह से ऊर्जा प्लस घाटी के नीचे एक निष्क्रिय ऊर्जा जमाकर सक्रिय करती है, जो कि एल्बोस के शरीर को ऊर्जा से भर देती है और उसे जीवन में पुनः स्थापित कर देती है। उसका पुनः द्वार युद्ध के द्वार को बदल देता है और 10 प्राइम पर स्कोथ को मार देता है, लेकिन उनकी लड़ाई उस चाबी के लिए थी और नियंत्रण को उसको नष्ट कर देता है, जिसका अर्थ है कि इससे बंद नहीं हो सकता। साथ ही साथ खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। संघर्ष के बाद एलियन प्रिंस में मंदिर को खोजने के लिए प्रयास प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जबकि न्यूर एक सुरक्षित नौकरी के लिए एक साक्षात्कार में भाग लेता है, लेकिन पता चलता है कि उसे वास्तव में गुप्त सरकारी संगठन जियानो जो शामिल होने के लिए एक आमंत्रण किया जा रहा है मेरे डेरिकन रेशे में और न्यूर मिराज के मरम्मत करने का प्रभाव करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ न्यूडल जैस के रूप में एर्थोन रोमस एक पूर्व सैन्य इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ जो कि कुलबिन में अपने परिवार के साथ रहता है, एक असमर्थ करने की कोशिश कर रहा है और एलिस वेल्स के रूप में टॉर्मस सिरिस्कोर और एक संग्रह एक कलाकृति शोधकर्ता और प्रशिक्षित। साथ ही साथ रिक के रूप में टॉर्बन निर्विन न्यू का दोस्त और बैटन थिएटर ऑटो उसके बात करने वाला और ट्रांसफर ओटीटी प्राइम के रूप में पिल्टन कुलिस और ऑर्डन प्रतिरोध का नेता जो कि एक लाल 1987 में प्रेटफाइड एसन सेमिट्रिक बदल जाता है। कैंपन ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि वह मूल फिल्म में और 10 प्राइम का भेगेदार चेहरा कुलदेन का बाद खुद डिज़ाइन किया गया है और पीटन डेविन ब्रिज के रूप में एक ऑबर्ट जासूस जो कि होलोग्राम प्रोजेक्ट कर रहा है एक सिल्वर ब्लू पेशा और 1986 में आर्कन 3.8 में बदल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो इसे एक तरह से 27 मई 2023 को सबसे पहले मीडियन में सैडियंस के अंदर रिलीज किया गया और 9 जून 2023 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज कर दिया गया। इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 127 मिनट है और मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश के अंदर आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी एक तरह से अपडेट होना बाकी है और मूवी का जो बजट है वो तकरीबन $195 यानी एक तरह से $2000 के तकरीबन पहुंच चुका है। $2000 मिलियन के एक तरह से लगभग इसने अपना बजट पहुंचा दिया है और जिस प्रकार से आप सभी को पता है वीएफएक्स इसके अंदर हैवी यूज किए जाते हैं और इसी के साथ इसकी एक और फ्रेंचाइजी की एक तरह से 2024 में आपको देखने को मिलने वाली एक और नई मूवी जिसका टाइटल इन्होंने रखा है ट्रांसफार्मर 1। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से शूट करने के लिए इसे तैयार है और स्क्रिप्ट पूरी तरीके से इसकी रेडी कर ली गई है और 2024 में ये आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों पहले अब हमें इसके ट्रांसफॉर्मर के एक तरह से जो यूनिवर्स है उसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ट्रांसफॉर्मर के बारे में और प्राइम के रूप में लिटिकुस भी कई बार आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो दिसंबर 2018 में ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर निर्माता लोरे डी बॉल्सन ने कहा कि एक और बड़ी ट्रांसफॉर्मर फिल्म निर्मात की एक तरह से बनाई जा रही है। यह उन लोगों से अलग होगी जो कि हमें पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा देखना चाहते हैं और प्रक्रिया को इस विश्वास को एक तरह से वर्णित करने के लिए किया गया है और कहते हुए कि बनाने की अधिक स्वतंत्रता है, वे इसके साथ क्या कर सकते हैं। और उसी वर्ष एल्बम की सफलता के बाद उन्होंने कहा कि श्रृंखला फिल्म में प्रेरित होकर स्वयं के शैली में एक तरह से बदलाव करेगी और एल्विस के निर्देशक टेलर 9 ने कहा कि उनका लक्ष्य अपने एनिमेशन स्टूडियो से लेफा में वापस आना है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि सीक्वेंस के लिए उनके पास कुछ विचार हैं और जॉन सीजन ने अगली कड़ी में वो अपनी भूमिकाओं को फिर से बनाने में रुचि व्यक्त की है। लेकिन क्रिस्टिन हॉर्डन्स ने कहा कि
अगले आने वाली इस एक तरह से मूवी में जनवरी 2019 के अंत में एक सीक्वल की घोषणा की। मार्च में डी बॉल्चन ने पुष्टि की कि वे एल्बम सीक्वेंस के लिए एक स्क्रिप्ट विकसित कर रहे हैं। जनवरी 2020 में पैरामाउंट पिक्चर की कथित तौर पर 2 अलग-अलग ट्रांसफॉर्मर फिल्मों का काम करते हुए नजर आए, एक सैम वेडिन द्वारा लिखी और दूसरी जॉन हार्डन द्वारा लिखी। नवंबर में स्टीवन कैपल जूनियर को हॉलैंड के स्क्रिप्ट राइटिंग करने के लिए काम पर रखा गया। साथ ही साथ फरवरी 2021 में पता चला कि फिल्म वर्किंग टाइम ट्रांसफॉर्मर बिट्स एलियंस के तहत चल रही हैं, जो कि बिस्टन वॉल्स फ्रेंचाइजी के पात्रों को शुरुआत के संकेत दे रही थी। जून में पैरामाउंट द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान डी वॉन्सन और कैपन ने ट्रांसफॉर्मर रेस ऑफ द बिट्स के रूप में आधिकारिक शीर्षक का खुलासा किया और अब पुष्टि करते हुए किसके वैक्सीन प्रोडक्शन और टेक्सन गुड का एक नया रूप होगा। फिल्म का स्वर एक्शन टर्मिनेटेड 2 जॉर्मन डे 2091 के काफ़ी प्रभावित था और अप्रैल 2030 के एक इंटरव्यू में बंसन ने कहा कि फिल्म की कहानी 2007 की फिल्म से पहले ऑडियम प्राइम के लिए एक चित्रित छाप होगी और उनकी एक सीक्वेंस वाली फिल्म एलबी ब्री के समान है। मई कैपलस ने कहा कि 2007 में फिल्म की घटनाओं को संरक्षित किया जाएगा, लेकिन यह भी कहा कि अकेले हो गए और आखिरकार अब आप भी को ये जानने के लिए ज़रूरत है कि वे सैब स्टोन में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अप्रैल 2021 में एंथोनी डोमस को फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं के लिए चुना गया और उसी महीने के अंत में डॉर्मन फिश्बेर और रोमस को वित्तीय कास्ट किया गया और यह भी पता चला कि हॉलैंड के पटकथा को फिर से लिखने और रेलिन मैटन को जोस पीटर को काम पर रखा गया और अंत में हैरेट मैटर पिट्स और एलियन जॉन हार्बन के साथ स्टीवन क्रेडिट प्राप्त किया गया। हार्बन को पूरी तरह से कहानी को क्रेडिट प्राप्त करते हुए नजर आया, जबकि कैनल लॉरा टोरी रिटेन ज्वेल्ड टेलर और वेंडविस ऑफ स्किन के अतिरिक्त सीक्वल सामग्री क्रेडिट प्राप्त करते हुए नजर आए। जून में अभिनेता लॉरेन वेस ने खुलासा किया कि अगली कड़ी में उनकी एक भूमिका है, जिसमें पहली पीटर ल्यूइस को फिल्म के ओटीटी प्राइम के रूप में लौटने की पुष्टि की गई और लॉरेंस वेस को एक सप्ताह के बाद पावर ऑफ द प्राइज वेब सीरीज में ऑप्टियन फ्रेंड के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई। जुलाई में रैपर बॉर्ड न्यूज़ ने खुलासा किया कि वह फिल्म में उनकी पहली भूमिका थी जिसमें उनकी भूमिका थी और अक्टूबर 2022 में कैपलस जूनियर्स ने खुलासा किया कि वे मिशन यो और पीटर डेमिस फिल्म में क्रम से आर्सन और एमिरस की आवाज़ देंगे और 1 दिसंबर 2022 को वॉरेन कास के अतिरिक्त एक तरह से दर्शकों की घोषणा की गई, जिसमें पीटर डिस्काउंस फिल्म के प्रति सेपिस कॉन के रूप में मॉर्गन जेरोडियन महिला और टेक नाइट ब्रून के रूप में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ निजी कोशिश एशियन के रूप में भी शामिल है, जिन्होंने एम्बुलेंस और रिवेंज दोनों में आवाज़ अभिनेता ग्रो टेलेंस की जगह ली है और द फॉल्स ऑफ द विल्स के रूप में कास्टन ब्रांड और प्रत्येक अभिनेताओं के लिए दोहरी भूमिका छिपाने की एक तरह से कोशिश की आवाज़ दी और जोना डेनन और डेवंस के साथ देखने को मिले। टिन मोग्राफ ने ट्रांसफॉर्मर एंड ऑटिटन दोनों की आवाज़ दी है और रिवेंज ऑफ द फॉल्स ऑफ द टूल्स का उत्पादन भी हुआ है। 2009 से 2011 तक मुख्य रूप से ट्रेंस एक टर्गन जोन टेस्ट में बदल गए हैं और एनिमेटेड श्रृंखला एकमात्र कास्ट सदस्य होने के नाते मैक्सिकन राइकोस और टेरन वॉल्टन दोनों की आवाज़ देते हैं। केपलर ने खुलासा किया कि आने वाले महीनों में फॉरेस्ट कास्ट के सदस्य सामने आएंगे और आवाज़ का काम प्रदान करने के लिए मार्सी अली को लाने की रुचि व्यक्त की थी। और इसी के साथ 6 अप्रैल 2030 को फिल्म की रिलीजिंग से 2 महीने पहले टॉर्गन येची मैक्सियन 30 की आवाज़ के लिए देने की घोषणा की गई। चीटर्स के मूल आवाज़ अभिनेता ईरन जेमकोस ने उसी महीने के बाद चिरेन की भूमिकाओं के लिए समर्थन व्यक्त किया और 27 अप्रैल 2030 को दूसरा ट्रेलर रिलीज के बाद केमिस टोनम्स को फिनिक की आवाज़ देने के लिए घोषणा की गई और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 7 जून 2021 को लॉस एंजल्स में शुरू हुई। फिल्मांकन पेरिन प्राचू पिंचू कास्टो टारपोर्ट और सैनी मैस्टैन जैसे कई जगहों पर की गई
और ब्रुकलिन जैसे कुछ स्थानों पर भी की गई। 20 अक्टूबर को ये घोषणा की गई कि फिल्म का आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका है और पिछली किस्तों में स्टीन लाइट ऑफ द अमेजन के बाद मूवी पिक्चर्स कंपनी वेंटेन FX द्वारा ट्रांसफॉर्मर और बिट वॉर्स को पात्रों के लिए फिल्म के दृश्य को प्रवाहित किया गया है। और जोकन बेस्ट ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया है और पहले के क्वेश्चन के साथ उनके निर्देशन में बनी फिल्म द लैंड में काम करने के लिए बॉर्टन स्टीवन और जॉनसन के रूप में मुख्य भूमिकाओं में इन्हें लिया गया है। साथ ही साथ स्कोर के रिकॉर्डिंग सत्र 2023 और 27 मार्च को वर्नर ब्रदर्स ने स्कोर स्टेज शुरू हुआ और जॉक बर्न्स का बाद में फिल्म को स्कोर में शामिल हुए। ये स्कोर ट्रांसफॉर्मर 2007 के लिए जेब लोनी द्वारा लिखे गए गानों से संदीप रहेगा, जिसका नाम था एराइड टू अर्थ ऑन द नेशन स्कोर नोट क्रिट के साथ ट्रांसफॉर्मर द मूवी ने भी से रिकॉर्ड की यूनियन मेडल 1986 के साथ पेश किया। साथ ही साथ फिल्म की सेटिंग प्रमाणित बनाए रखने के लिए केबल ने पुष्टि की कि वे रैपर समूह वू तोंग किबलो और एंड ट्रांसकॉल बेस में ट्रैक दिखाई जाएंगे। और 18 मई 2030 को टॉम बर्नीस और नासा द्वारा रचित और बैक ब्लैंकसन द्वारा विशेष वाला गीत ऑल ऑफ माई सोल फिल्म के साउंड ट्रैक में एकल के रूप में जारी किया गया। साथ ही साथ इसके साथ पैरामाउंट ने अप्रैल 2030 में अपनी सिनेमा कॉन्स प्रस्तुति फिल्म की टीजर रिलीज़ की गई। एक टीजर ट्रेलर 21 सितंबर 2022 को जारी किया गया और बीटी के साथ एक साक्षात्कार में केप्लस ने ट्रेलर गीत को साथ में सुनने के लिए अपने फैसले पर चर्चा की और क्रिश्चियन बिग द्वारा सजेस्ट और रिकल उन्होंने इसी बात से कहानी के रूप में समझाया। क्रिश्चियन बिग का एल्बम रेडी टू ट्राई 1990 के दशक में जारी किया गया। फिल्म जिस समय अवधि से सेट थी और पतित प्रत और ट्रेलर ने यूट्यूब पर लगभग 238 मिलियन व्यूज बॉटन में अपने पहले 24 घंटे के भीतर स्पाइडरमैन नो वर्स 2021 के ट्रेलर को 24 घंटे के भीतर में चौथे स्थान पर पटकते हुए आगे पहुंचे। इसके अलावा ट्रेलर ने अपने सप्ताह में 494 मिलियन वैश्विक कोर्स प्लेटफॉर्म जैसे शामिल किए गए और जो से सप्ताह में जारी किए गए उन फिल्मों ने ट्रेलर्स की अधिकताओं ने जोड़ दिया, जैसे कि इंडियन जोन्स और डायल ऑफ डेंसिन द सुपर मेरियो ब्रदर्स के लिए थी मूवी ऑफ गॉडजिला ऑफ द बॉन्स वॉल्यूम 3 और 12 फरवरी 2023 को सुपर ब्लू LAV5 के प्रसारण पर टीवी स्पॉट के मुख्य 30 सेकंड का बेसन विज्ञापन दिया और OTT प्राइम को नए स्टैम अचीवमेंट ऑर्डर्स के लिए 4 मई 2023 को निकोडिस किट्स से और 6 अवार्ड्स में प्रदर्शन किया गया और 1 महीने से अधिक समय के बाद प्राइम कोजन 2023 में दिखाई देंगे, जिसमें फिल्म के सितारों में एक टॉर्बन न्यूज को प्रस्तुत किया गया है। ट्रेलर 27 अप्रैल 2023 को जारी किया गया और इसमें DAMX द्वारा RF थीम्स का उपयोग किया गया और कई टिप्पणियों ने फिल्म की कुछ मुख्य खलनायकों के रूप में स्कॉन कंटिन्यूकोल की उपस्थिति का प्रचारण डाला। हालांकि कुछ ने इसे बात पर प्रकाश डाला कि इस्तेमाल किया गया है और DFX गीत फिल्म सेट होने के 4 साल बाद 1998 तक जारी किया गया। साथ ही साथ रिलीजिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट हैं, वो भी मैं सारी की सारी आपको बताता हूँ। ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बिट्स का विश्व प्रीमियम 27 मई 2023 को सिंगापुर में मेरिए बेसेंट में हुआ और इसे पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 9 जून, जी हाँ दोस्तों, आने आई जो 9 जून यानी आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बाद में नाटक के रूप से रिलीज पर निर्धारित किया गया था। फिल्म को 24 जून 2023 को अधिकारिक रिलीजिंग के लिए निलंबित कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 जून 2023 को दक्षिण कोरिया में और इसे 22 जून 2023 को रिलीज़ किया जा रहा है और फिल्म को ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ किया जाएगा। ये फिल्म जापान में 4 अगस्त 2023 को रिलीज़ होने वाली हैं और साथ ही साथ मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल टाइम पर इसे शेड्यूल किया गया है। बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बिट्स को अपने शुरुआती सप्ताह में 86 मैं आपको बता दूँ 3697 थिएटरों में लगभग 50 से 60 मिलियन 50 से 60 मिलियन की सकल कमाई का अनुमान लगाया गया है,
जो कि बहुत अच्छी खासी एक तरह से रिस्पॉन्स है इस मूवी के लिए। और एगिस वेज टमाटोज ने इसे 55% यानी एक तरह से 10 में से 5.1 की वेबसाइट एक तरह से रेटिंग दी है और बहुत अच्छा लोगों द्वारा इसे बताया जा रहा है। तो दोस्तों इस मूवीज़ के बारे में जो भी डिटेल थी मैंने आपको बताई। और अब ट्रांसफॉर्मर पर जो सीरीज़ है एक तरह से सीक्वेंस है, आपको मैं इसके बारे में भी कुछ डिटेल बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्मर की पूरी सीरीज में आपको बताने वाला हूँ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के चैनल पर सेट कर लें। ट्रांसफॉर्मर 1980 के दशक की ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी पर आधारित एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्मों का एक श्रृंखला है जो कि माइक बे ने पहली 5 फिल्मों का निर्देशन किया। और ट्रांसफॉर्मर 2007, लिमिट्स ऑफ द वॉल्स 2009, डार्क ऑफ द नून 2011 और एज ऑफ एक्सोटीन 2014 और द लास्ट नाइट 2017। तो दोस्तों इसके साथ इसके बारे में बात की जाए तो इस एक तरह से सीक्वेंस एक तरह से मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स बहुत ही बेहतरीन है। और हाल ही में इनकी जून 2023 में इन्होंने बताया कि एक मूवी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसके डायरेक्टर 1 से लेकर 5 जो पार्ट आए माइकल बे और ट्रैवल नाइट 6 के और स्टीवन कैपल जूनियर 7 के और जोसेफ कुरी 8वें जो एक तरह से इसका पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है, उसके एक तरह से डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। और ये आधारित है ट्रांसफॉर्मर द हैसन टॉम पर। साथ ही साथ से एक तरह से पिक्चर्स द्वारा इसे वितरित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2007 से वर्तमान तक इसे रिलीज़ किया जा रहा है इसी एक तरह से सीक्वेंस के अंदर। और टोटल मिला के इस सीक्वेंस के अंदर मैं आपको बता दूं 7 पिक्चरें हैं जिनकी लेंथ लगभग 1002 मिनट है, यानी 100+ ही एक तरह से मिनट्स है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया गया है। इसकी जो लैंग्वेज है, सारी जो मूवीज़ है वो इंग्लिश के अंदर बनाई गई है और मल्टीपल लैंग्वेज में से डब किया गया है। $4.84 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने अब तक किया है। श्रृंखला को पैरामाउंट पिक्चर द्वारा वितरित किया जाएगा और डिस्कवरी पिक्चर्स ने पहली 2 फिल्मों का काम किया है। और बैम्बलिन को छोड़कर जिसका सकारात्मक समीक्षा मिली, लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मर श्रृंखला को नकारात्मक समीक्षा लेकर मिश्रित स्वागत किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके रिस्पांस को देखकर बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मिला। और इस श्रृंखला की फिल्म आमतौर पर बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती है, जिसमें एक जैसे डार्क ओम इन द एज ऑफ एक्शन पर 1 बिलियन से भी अधिक की कमाई करने वाली इस सीक्वेंस में सबसे तगड़ी मूवी है। साथ ही साथ मूवीज़ के बारे में बात की जाए तो 60 पार्ट जैसे कि मैंने बताया, टोटल मिलाकर 7 पार्ट आपको इसको देखने को मिल चुके हैं, जिनके अंदर आपको भर भर के एक्शन देखने को मिला था। और पूरी की पूरी जो मूवीज़ हैं इनकी सारी की सारी आपको पता ही होगा फुल्ली एनिमेटेड मूवीज़ रहती हैं जिस प्रकार से इन्हें बनाया गया है। और साथ ही साथ इसकी रिलीजिंग के बारे में भी मैं आपको अपडेट बताता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ इसकी जो फर्स्ट जो मूवी है ट्रांसफॉर्मर, वो आपको इस फ्रेंचाइजी की 3 अक्टूबर 2007 को देखने को मिली रॉबन ऑरियंस और एल्बर्ट स्टेशन के साथ हैं। साथ ही साथ दूसरी जो फिल्म 24 जून 2009 को रेवेंस ऑफ द फॉल्स इस तरह से ट्रांसफॉर्मर की मूवीज़ की एक फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म थी। और 29 जून 2021 को चंद्रों के अंधेरे, साथ ही साथ 27 जून 2014 को विलुप्त होने की उम्र और 21 जून को द लास्ट नाइट ट्रांसफॉर्मर की एक जैसे अगली फिल्म। और भयावह 21 दिसंबर 2018 को ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बिट्स आपको एक तरह से 2023 में देखने को मिलेगी। ट्रांसफॉर्मर 1 इनकी अपकमिंग मूवीज़ है जो कि आपको एक तरह से 13 सितंबर 2024 को देखने को मिलेगी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इसे जून के अंदर ही रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि अब तक जितनी भी मूवीज़ आई है वो सारी की सारी जून में ही आपको देखने को मिली हैं। और आखिरी जो पार्ट इसका आने वाला है ट्रांसफॉर्मर 1 से, जो कि जोश कुली ड्रेस और बैरन और गॉर्बिन फोर्स के द्वारा बनाया जाएगा। और इस फ्रेंचाइजी के बारे में बात की जाए, इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो फिल्म के लिए नार्मा डॉन फ्लिन और GIO जो कि फिल्म निर्माता की योजना बना रहे थे, लेकिन जब मार्च 2003 में
अमेरिका में इराक का आक्रमण शुरू हुआ तो हर्बन ने इसके बजाय ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी को अपनाने का सुझाव दिया और टॉम से सेट मार्टिन में भी शामिल हो गए क्योंकि वह श्रृंखला के प्रशंसक थे। उन्होंने कॉमिक बुक राइटर साइमन फायरमैन में मुकाबला किया और जेरन एक रिपोर्टिंग को कॉमिक्स को उनके प्रमुख प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। उन्होंने क्रिएशन मैट्रिक्स को अपना प्लॉट डिवाइस बनाया। हालांकि फिल्म श्रृंखला के कारण मार्फी ने इसका नाम बदल दिया था और मैट्रिक डिस्पोज ने दर्शकों को शामिल करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से उपचार मिलने का विकल्प चुना, जबकि मार्फी चाहते थे कि मैं इसे योद्धावर्त स्वर्थ हो और वह आपदा फिल्म की याद दिलाती है। उपचार में अल्बर्ट हॉल और प्राइम जोस मुख्य रूप से देखने को मिले और एबन स्कैन पॉर्प और सॉरगेल शामिल थे। स्टीवन स्पीलबर्ग और फॉर्मे के खिलौने के संदर्भ में एक मूवी बनाई। साथ ही साथ इसके साथ जॉन रोजर्स ने पहले मौजूदा लिखा जिसमें कि स्पॉट के खिलाफ 4 और 10 के खड़ाव के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय यान चित्रण था और रॉबन हॉर्गन और एलेक्स वॉर्टन के प्रशंसक को फरवरी 2005 में पटकथा को फिर से लिखने का काम मिला और उसी काम पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही साथ इसी के चलते चलते संयुक्त राज्य अमेरिका में सैंग मास्कन के साथ और इसके क्रूटमैन के पहले मुझे दिए गए एकमात्र दृष्टिकोण थे। ट्रांसफॉर्मर में कई संवाद नहीं थे क्योंकि निर्माताओं को डर था कि वे बात करने वाले रॉबन हास बातें लगाते हैं और लेखकों ने महसूस किया कि पोल प्रशंसक उद्धार को धोखा देगा और पहले मुआवजे को ग्रैंड पुलिस के युद्ध जैसे भी थे। माइक बे 30 जुलाई 2005 को स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें फिल्म को बेवकूफ़ खिलौने फिल्म के रूप में खारिज कर दिया और फिर भी वे स्पीलबर्ग के साथ काम करना चाहते थे। साथ ही साथ इसी के चलते चलते ईरान और जैसे राष्ट्र में विश्वास करने चुने और डिस्ट्रीब्यूट पहले पिछले थे। साथ ही साथ पैरागन फोन लाइफ पर पहचानने के लिए आधारित थे। साथ ही साथ ओस्किन क्रूट ने फ्रेंचाइजी को कई रोबोट से मिलता जुलता बताया और साथ ही साथ इस परियोजनाओं को रोकने के लिए कहा, लेकिन सबसे लोकप्रिय पात्रों को चयन किया गया। वह स्वीकार किया गया कि अधिकांश डिफेंस उनके नाम पर भूमिगत के विकास होने वाले पहले चुनाव होगी क्योंकि उन्होंने हर्बन को खिलौने के डिज़ाइन करना शुरू करना पड़ा और इसके लिए कुछ नाम बदल दिए गए क्योंकि वे परेशान थे कि उन्हें लीक कर दिया गया था। साथ ही साथ दुनिया भर में एक साथ कई जगहों पर दृष्टिकोण के हमले में प्रभावी विचार भी हटा दिए गए थे। साथ ही साथ इसी के चलते चलते सीक्वेंस का इस्तेमाल भी किया गया था। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर इवेंट्स ऑफ द फोर्स 2009 के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सितंबर 2007 में पैरामाउंट ने ट्रांसफॉर्मर की अगली कड़ी के लिए जून 2009 के अंत में रिलीजिंग की तैयारी की और घोषणा की फिल्म के निर्माताओं के दौरान एक बड़ी बाधा 2007 से 2008 में राइट गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल थी और साथ ही साथ डायरेक्शन गिल्ड ऑफ अमेरिका में स्क्रीन एक्टोन गिट्स द्वारा प्रभावित हड़ताल भी थी और बे ने 2007 की फिल्म के लिए अस्वीकार किया और पात्रों को विशेष वाले एक्शन दृश्यों के लिए एनिमेशन बनाया शुरू किया और डायरेक्शन गिल्ड ऑफ अमेरिकन जुलाई 2008 में हड़ताल पर चले गए तो एनिमेशन के दृश्य को पूरा करने की उम्मीद देते थे और ट्रांसफॉर्मर इस सीक्वल्स के लेकिन पता चला कि इसके पास अब बच्चा है और अपने काम पर $200 मिलियन का बजट दिया जो कि 2007 की फिल्म $50 मिलियन से भी अधिक थी और मूल के अस्वीकार किया गया। कुछ एक्शन दृश्यों को सीक्वल्स में लिखा गया और साथ ही साथ एनिमेटेड किया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना, साथ ही साथ इसके 8वां जो पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है यानी एक तरह से नया पार्ट, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ और भी कई अपडेट थी सारे के सारे मैंने आपको बताया। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर चैनल पर सेट कर दे और साथ ही साथ यदि और भी किसी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि दोस्तों आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, नेटफ्लिक्स या कोई सी भी कंट्री जैसे एक तरह से कोई सी भी लैंग्वेज की वो मूवी आपको सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में आना है, सिंपली एक प्यारा सा कमेंट करना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे दिख सके और आपको जिस भी सीरीज के बारे में जानना हो तो वो तो आप नीचे कमेंट कर दे। अब दोस्तों इसके कैरेक्टर बाकी है, कुछ कैरेक्टर के बारे में हम थोड़ी डिटेल आपको बताते हैं।
दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करते हैं इस मूवी के थोड़े कैरेक्टर्स भी हैं और थोड़ी और भी डिटेल हैं और उन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एक तरह से इस पे पूरी एक तरह से डिटेल हम आपको बताया गया इस सीरीज़ के ऊपर भी सारी चीज़ें एक तरह से मैंने आपको बता दी थी। और ट्रांसफॉर्मर स्पाई मिशन इनकी वेब सीरीज भी है 13 एपिसोडों के साथ 21 जनवरी 2010 से लेकर 29 सितंबर 2010 तक चली और एक हाल ही 2019 पर 20 मार्च 2019 से 11 अप्रैल 2019 तक ये दोनों सीरीज आपको देखने को मिली थी। बोरन का पृथ्वी पर पहला जीवन और ट्रांसफॉर्मर स्पाई मिशन है जैसी कई मूवीज़ आपको देखने को मिल चुकी हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज हमें एक तरह से हाल ही में रिलीज हुई एक तरह से ट्रांसफॉर्मर की नई मूवी के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में जितनी कुछ एक तरह से डिटेल प्रोवाइड हो सकती थी सारी कुछ मैंने प्रोवाइड करा दी और जितनी कुछ अपडेट थी वो सारी भी मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ और भी कई जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और अब हम जानते हैं इस एक तरह से मूवी की थोड़ी डिटेल। और 2010 में रिलीज हुई एक 13 एपिसोडों की लैम्बी ब्रिज सीरीज भी आई थी और साथ ही साथ इसके साथ मल्टीपल एक तरह से सीक्वेंस पे इस पर काम चल रहा है। फिल्म के अलावा फिल्म श्रृंखला में एक प्रचारित विस्तृत श्रृंखला होती है जो कि फिल्म को घटनाओं से पहले गेम और उपन्यास पर शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों अब इस हाल ही में रिलीज हुई मूवी राइज ऑफ द बिट्स ट्रांसफॉर्मर की इसके बारे में इसके जो कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में हम जानते हैं जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिला है। प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं और डायरेक्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टीवन एक तरह से केपलर जूनियर के बारे में जानते हैं। स्टीवन केपलर जूनियर इनका एक तरह से पूरा नाम है। 16 फरवरी 1998 को जन्म हुआ। एक तरह से एक अमेरिकन फिल्म अभिनेता निर्माता स्क्रिप्ट राइटर लेखन भी है। इनके क्रीड में द लेड 2016, क्रीड सेकंड 2018 जैसे कई बड़ी बड़ी फिल्में आपको देखने को मिली हैं और द डिफरेंट ट्री और ब्रेंटन इन द फ्यूर और आइसक्रीम एडवेंचर शामिल हैं। 2017 में इन्होंने फॉर्बन ने कैंपर जूनियर को हॉलीवुड एंड इंटरनेशनल प्रतिस अंडर 30 में नामांकित किया गया। वह 7वीं लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मर फिल्म ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बिट्स के एक तरह से मुख्य रूप से किरदार में देखने को मिले थे। साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको बता दूँ ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बिट्स इनकी अपकमिंग एक तरह से प्रोजेक्ट है जो कि हाल ही के अंदर सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया गया है। और 19 मई 1998 को मुख्य रूप से आज इनकी उम्र 35 साल हो चुकी है। क्वारलैंड होरियन यूएसए में जन्म हुआ और वोल्डियंस कोर्स और विश्वविद्यालय दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन ली। फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट राइटर साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 2011 से वर्तमान तक काम करते हुए नजर आए हैं। इनकी मुख्य भूमिका कई रोल के अंदर हैं और मल्टीपल टास्क के साथ साथ मल्टीपल एक तरह से फैसिलिटी ये एक तरह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबकी देते हैं। साथ ही साथ इनकी एक कंपनी भी है उन सभी के बारे में भी हम एक एक कर सारी कुछ जो डिटेल है वो मैं आपको बताते रहूँगा। यदि इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल थड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और अब हम इनके जो एक तरह से अपकमिंग सीरीज़ और मूवीज़ हैं उन सभी के बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अब बात करते हैं इनके हिस्टोरिकल के बारे में। किस प्रकार से इन्होंने इस इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी हासिल की। केपलर को अपना पहला बड़ा ब्रेक है तब मिला जब उनकी छात्र फिल्म द फिल्टर ट्री ने 2016 में HBO की लघु एक तरह से फिल्म प्रतियोगिता जीती। केपलर की फीचर फिल्म है डेब्यू द लेडर का प्रीमियम 2016 सनसोट फिल्म फेस्टिवल में हुआ जहाँ इसे IFC फ्रांस द्वारा अधिग्रहण किया गया। यह 4 किशोर लड़कों की कहानी बताई और पेशावर इस एक तरह से स्कॉट बोर्डिंग के सपने देखने के लिए
किल बोर्ड की सड़कों से बचने के लिए अपनी गर्मियों को समर्पित करते हैं। और ये फिल्म 29 जुलाई 2016 को रिलीज हुई। केपलर को द स्प्लिट द्वारा 2016 के 2025 के सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों में से एक के रूप में नामांकित किया गया। केपलर ने हाल ही में HBO में हाई प्रोफाइल एमएन ड्रीम प्रोजेक्ट को लिखा, जो कि विल स्टीवन केसन और एल्फन और जेडी द्वारा निर्मित है। 6 एपिसोडों की लघु टेल्विन एडन की 2015 की जीवनी टिल द मेटर डेट ऑफ द शॉर्ट और द वल्टे एंड द प्रोफाइंड द 7 डेज ऑफ मूव एंड मैनिपुल है। ये 14 वर्षीय श्वेत किशोर टेंटेन की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है, जिसकी एक तरह से 195वें मोचन में एक स्त्री महिला के साथ कथित रूप से छेड़खानी के बाद कुरेन से हत्या कर दी गई थी। केपलर की अगली फिल्म 2018 के स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म है किड 2, जो कि आपको देखने को मिली ऑफिशियल रूप से। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से इसके अंदर आपको कई कलाकार देखने को मिले थे और हम बेहतर भाग्यशाली है और जैसे कई फिल्में देखने को मिली। और साथ ही साथ किड सेकंड का निर्माण 2018 में वसंत में शुरू हुआ और फिल्म 2018 21 नवंबर को रिलीज हुई। सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इनकी फिल्मोग्राफी द अर्थ 2016 का डायरेक्शन स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी और द स्टोन सेकंड 2018 इसका डायरेक्शन भी इन्होंने ही किया था। और साथ ही साथ हाल ही में ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बिट्स का एक तरह से डायरेक्शन करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ टेलीविज़न के अंदर बड़े बड़े द फॉर्ड ऑफ द स्पेन 2 एपिसोड, उत्साह 1 एपिसोड जैसी कई मूवीज़ में एक तरह से डायरेक्ट करते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ अब बात करते हैं इस एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में। इस मूवी की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है डॉन मार्फी का। जी हाँ दोस्तों, डॉन मार्फी इनका जन्म एक तरह से 1997 को हुआ और साथ ही इस इंडस्ट्री में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल बताया तो अप्रैल 1987 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र लगभग 55 से 56 साल है। न्यूयॉर्क में ये जन्म है और जॉन टाउन विश्वविद्यालय USC ऑफ सिनेमा टेलीविज़न CNTV से एक तरह से ग्रेजुएट है। ये मुख्य रूप से फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और इसी के साथ इन्हें जाना जाता है नेचुरल बॉर्न फिलर 1994, असाधारण सज्जन की लीग 2003, ट्रांसफॉर्मर 2007, ट्रांसफॉर्मर रिव्यूज ऑफ द फॉल्स 2009 के लिए। साथ ही साथ मुख्य रूप से अप्रैल 1984 में मुख्य रूप से इनका जन्म हुआ। न्यूयॉर्क में एक बड़े एक जैसे परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने माइकल न्यूयॉर्क के टॉर्मेट हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने टॉर्मेट विश्वविद्यालय में भाग लिया और मैकडेन स्कूल ऑफ बिजनेस एक जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में विज्ञापन स्नातक प्राप्त किया और एकात्मिक रूप से उत्कर्ष प्रदर्शन के बाद इन्होंने जॉर्जटाउन में लोरा में स्वीकार कर लिया और मार्फी 3 साल में जॉर्ज टाउन स्कूल के समाचार पत्र द होरियन के लिए एक समीक्षार थे और अपने पिता की विज्ञापन एजेंसी में गर्मियों की नौकरी में ब्लड आउट 1981, अंडर द रेबन 1991, रोटैड 1981 जैसी फिल्मों के विज्ञापन अभिनव पर काम किया। 1986 में मार्वल ने महसूस किया कि उनकी बुलेट कानून के बजाय फिल्मों में है। उन्होंने कैलिफोर्निया में हाई ऑफ सिनेमैटिक के एक तरह से सिनेमा टेलीविज़न के अंदर अपना एडमिशन कराया और US से हाई स्कूल से एक तरह से आर्ट एंड में अभिनय दिया और दाखिला लिया, जहां उनके सहपाठी थे और जिनमें अंतिम दर्शाएंगे बैरन सिंगर, जॉन टैटन और कैरी फ्लैट और स्टीफन सोमर शामिल थे और मास्टर ऑफ द फाइन आर्ट प्राप्त किया। और उन्होंने एक फिल्म निर्देशन, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखन फिनेन मॉर्गन से भी पढ़ाया शादी की। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मार्फी 3 साल बाद जो जॉर्जटाउन स्कूल के समाचार पत्र हॉरेन के लिए फिल्म समीक्षा लिखने चालू कर रहे थे और उन्होंने एक फिल्म निर्देशन, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखन और म्यूजिशियन से शादी भी की है। साथ ही साथ स्नातक फिल्म कार्यक्रम को पूरा करने के बाद मार्फी ने गॉर्डन वोटिन द्वारा लिखित एक स्क्रिप्ट के आधार पर नेचुरल बॉर्न फिलर्स द्वारा लिखित एक स्क्रिप्ट के आधार पर नेचुरल बॉर्न फिलर्स का निर्माण करने के लिए जेम हॉर्सन के साथ मिलकर काम किया, जो अब ज्ञात भी हैं। और निर्देशक हॉवर स्टोन ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रतिपादित किया और उन्होंने मार्फी और हेम्सोर को ऑन सेट निर्माण के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें
फिल्म निर्माता में क्रैश कोर्स के बराबर के रूप में वर्णित किया गया। मार्फिन ने अगर डोलियन नहीं जाते तो हम वहीं नहीं होते जहां पर 1994 में रिलीज होने वाली फिल्म ने ध्यान आकर्षित किया। प्रेम से उन्हें सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन चुकी थी और 1998 में मार्फिन ने प्रोडक्शन कंपनी एरगिन फिल्म्स का गठन किया। उन्होंने USC के केसापटी सिंगर द्वारा निर्देशित द क्विंटेस स्पेक्ट द्वारा एक अधूरा कट देखने का अवसर मिला। उन्होंने स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित 1998 में रिलीज हुई और एप्टन प्रीवी पर एक साथ काम करने का फैसला किया। मार्फिन ने जब 2001 की फिल्म बुलिन का निर्माण करने के रूप में काम किया तो इसके निर्देशक लेरी क्विल्स और मूल पटकथा में प्रभावित थे और लेकिन फ्रेंड द्वारा पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए जाने के बाद उन्होंने फिल्म के प्रतिबंधित किया और मार्फिन ने एरन ब्रून के साथ ग्राफिक उपन्यास को अपनाने में भी रुचि दिखाई और जैसे फॉर्म हेरन और फिल्म के लिए लीग ऑफ स्कॉटन ऑडिशंस और उन्होंने SNM ब्रदर्स द्वारा निर्देशित और 2001 में रिलीज हुई फिल्म ऑफ हैमन का निर्माण किया। साथ ही स्टीफन ऑर्गन द्वारा निर्देशित और 2003 में रिलीज हुई फिल्म द लीग ऑफ एक्सटोरियन और जेड का निर्माण भी किया और मार्फी और निर्माता टॉम डी सेडन ने हेस्टन में ट्रांसफॉर्मर टर्न लाइव के अधिकार पर विश्वास से चुना और इसे हॉलीवुड स्टूडियोज में पेश किया। मार्फिन के अनुसार स्टूडियोज ने शुरू में पास कर लिया था लेकिन बाद में उसी पीढ़ी के युवा कर्मचारी को शामिल करने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के बाद रुचि व्यक्त करना शुरू कर दिया और अपने बचपन में ट्रांसफॉर्मर के साथ खेले। पैरामाउंट पिक्चर्स और निर्माता लॉरेंस डी बोरन ने समाप्त संपत्ति का विचार किया और डीमन वर्स में से शामिल हो गए और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर 2007 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी सफलता होने के साथ साथ इन्हें एक तरह से बहुत अच्छा खासा नाम भी मिला। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई भूमिकाएं इनकी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली जिनके बाद इन्होंने इस इंडस्ट्री में धमाल मचाना चालू कर दिया था। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने बहुत अच्छे खासे एक तरह से परफॉर्मेंस के साथ अपने एक तरह से करियर के अंदर अपना नाम कमाया और अपनी एक तरह से पहचान बनाई। और अब बात करते हैं हम एक तरह से लॉरेंस डी वॉन्चर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही नामी, आपने एक तरह से हमारे चैनल पर कई बार इनके बारे में सुन लिया होगा। कई मूवीज़ के डायरेक्शन और साथ ही साथ प्रोडक्शन के अंदर ये काम करते हुए नज़र आए हैं। तो इनके बारे में डिटेल में आपको वापस बताता हूँ एक बार इस मूवी के अंदर और साथ ही साथ अपडेट भी कुछ हो चुका है इसलिए दोबारा मैं आपको बताता हूँ। इनका जन्म 13 जनवरी 1995 को हुआ। एक अमेरिकन फिल्म निर्माता और डी वॉन्चर पिक्चर्स के संस्थापक और मालिक हैं। उन्हें GIO जो और ट्रांसफॉर्मर फिल्म श्रृंखला के निर्माण के लिए जाना जाता है और उनके द्वारा निर्मित फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 बिलियन से भी अधिक की कमाई की है। और इनके बारे में और डिटेल जैसे कि मैं बताऊँ तो 13 जनवरी 1997 से आज इनकी उम्र तकरीबन 66 साल है। न्यूयॉर्क शहर में इनका जन्म हुआ USA में और हार्वर्ड विश्वविद्यालय पोलियस विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन ली। साथ ही साथ इसी के साथ फिल्म निर्माता हैं और इनके जीवन साथी कैमरन डी वॉन्चर 1996 से लेकर 2015 में इन्होंने उनसे तलाक ले लिया और बुक डी वॉन्चर 2018 में इनकी पत्नी बने। इनके 2 बच्चे भी है। डी वॉन्चर ने 1990 के दशक को फिल्म उद्योग में एक कार्यकारी के रूप में बिताया और अंततः बनस ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए दुनिया भर में उत्पादन के अध्यक्ष के रूप में उभरे। उनकी प्रोडक्शन कंपनी डी वॉन्चर पिक्चर्स पैरामाउंट पिक्चर पर आधारित थी। बनस ब्रदर्स ने उनके कार्यालय में द मार्टिन की खोज और उत्पादन में चरवाहा करा और जैक नॉरिस द्वारा हैरी पॉटर की किताब को अधिक खरीदना शामिल था। 2007 में उन्होंने वेंचर ने एक तरह से माइकल स्टोन द्वारा फांसी उपन्यास द स्किन ऑफ द इम्पोर्टवीस फ्लैश में 6 भागों की श्रृंखला का भी अधिकार खरीदे थे। साथ ही साथ इसी के साथ डी वॉन्चर ने कहा कि स्टोगन के शानदार श्रृंखला हैरी पॉटर में एक प्रमुख से प्रगति विकसित है और फोर्ड एंड फोन स्पान में डी वॉन्चर ने रास्ते में डीजी कैमरे के व्यापारिक की आलोचना की जो कि फिल्म निर्माता बनने में अनुमति दे रहे थे। संभावित रूप से भयंकर मनोरंजन के साथ ही साथ मीडिया प्रदर्शन के संतृप्त किया गया जिसे जनता गुणवत्ता वाले कार्यक्रम से अलग नहीं पाए गए
उनके तर्क में कहा गया कि टेस्टिंग की कमी के कारण नया मीडिया प्रदर्शन टूटी है। और डी वॉन्सन ने चोरेन रोजन हॉल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्नातक किया, जहाँ उन्होंने फुटबॉल खेला। बाद में उन्होंने पेल्सिंग विश्वविद्यालय आर्ट स्कूल MBA किया और उनके पिता मॉर्डन डी वॉन्सर एक सिम्प्लेस डेकोर थे और उनके चाचा एंथो डी वॉन्सर एक फॉस्टर पियोनियर थे। साथ ही साथ इन्होंने 2015 में स्टीफन ग्रेजेट यूनिवर्सिटी ऑफ टोंजस में काम किया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फोर्ड्स ब्रदर्स शूटर्स और 2007 के अंदर ये ट्रांसफॉर्मर में देखने को मिले। स्टार बुड और इमेजिन डेट ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ द फॉल्स और जोन द राइज ऑफ द कॉब और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द नून और जिल जॉन रिलेशन, साथ ही साथ जेक रेमन शो सर्टिन और द ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ द एक्सप्लोर ट्रांसफॉर्मर द लास्ट किंग के नाइट, साथ ही साथ बुल्ली और पैट सेम्टी और इनफ्राइडनेट स्नेक मेज और ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स, ट्रांसफॉर्मर 1 और यूनाइटेड ट्रांसफॉर्मर फिल्म्स और यूनाइटेड पैट 75 इनकी एक दस अपकमिंग मूवीज़ है। यूनाइटेड फिल्म एब्यू इनकॉन इन द TBS यानी अपकमिंग मूवीज़ है। और सोनी पिक्चर रिलीजिंग सैल्टा 2010, मैडन वेड 2024 में आपको ये देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ सैमी एंटरटेनमेंट 2010, रेड और मैन ऑफ द लीगन 2012, रेड 2 2013, ओनली ऑफ द ब्रेवन 2017, साथ ही साथ 2013 में द लास्ट स्टैंडर्ड 2013, साथ ही साथ इसी के साथ 2016 में डीप वाटर वर्जिन और अनलॉक्ड और अमेरिकन एसेंस 2017 और द प्लान 2023 और कॉन्सिस्टेंट 2005, द मेगन 2018 और मेगन 2 एक तरह से ये आपको अपकमिंग मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। इसकी फुल्ली वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड है, आप जाकर उसे देख सकते हो। पूरी एक तरह से खुल के सारी डिटेल मैंने आपको बताई हैं। और ये एक तरह से हाल ही में इसका टीज़र आउट हुआ था और ये आपको 4 अगस्त 2023 को ऑफिशियल रूप से देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ डॉम डेरिन 2005 और एक तरह से 2007 में 1408 साइड इफेक्ट जैसी कई फिल्में की। हंगर पावर रिप्लेस 2018, द स्किन वी कीप और साथ ही साथ द डेविल इनसाइड 2012 और डेड राइज वाटरवुड और बिंग राइज एंड ग्रेम और मैजी रेनिज द डेड करंट जैसे कई मूवीज़ की। डूम एल्ब्रोडिजन, साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एक और नए एक जैसे इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं माइक बेंजन पे इनका पूरा नाम है। 17 फरवरी 1965 को इनका जन्म हुआ, एक अमेरिकन फिल्म निर्माता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको मुख्य रूप से कई एक तरह से कैरेक्टरों के बारे में बता चुका हूँ और कईयों के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। हम एक तरह से बात कर रहे थे एक कैरेक्टर के बारे में, माइक बे के नाम से जिन्हें जाना जाता है। इनके बारे में द हिचर 2007, M10 हॉरन 2005, फ्राइडे 30 द 2009, स्टीवन 2013 जैसे कई बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। और द रॉक 1986, ट्रांसफॉर्मर 2007 और ओवर्स द सीक्रेट जोन्स ऑफ बैंगलिस 2016 और एम्बुलेंस 2022 में मालूम सकारात्मक समीक्षाएं पड़ी। उनकी अधिकांश अन्य फिल्म विशेष रूप से 4 ट्रांसफॉर्मर सीक्वेंस को नकारात्मक रूप से प्राप्त की गई। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो बे का जन्म लॉस एंजल्स में हुआ। उनका पालन पोषण उनके दंतक माता पिता हैरन एक ही किताब की दुकान के मालिक और बौन चिकित्सक थे। साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो बे ने 2001 में स्थानीय निर्माता फ्रैंक फुलर और एंटवन फोन के साथ प्रोडक्शन हाउस प्लेटिनियम ड्यून की स्थापना की और फ्लोरियन स्थापना पर निवेश में। और फ्रैंकलिन हॉर्डन ने 2006 में जेम्स कैरबन और स्टेफन विल में डिज्नी का प्रबंधन कंपनी डिजिटॉम का अधिग्रहण किया, जिसमें तकरीबन 50 मिलियन के निवेश के साथ संदेशित व्यवसाय को शामिल किया गया। और डिज्नी डॉमन ने 2009 में एक प्रारंभिक सार्वजनिक पैसा पर विचार किया, जो कि मुख्य रूप से इसे 2012 में प्रोडक्शन ग्रुप विजन गैप हॉर्स को बेच दिया गया था। और प्रोडक्शन कंपनी छोड़ने के बाद बे और निर्माता स्टीवन बॉर्डन, जो कि पहले प्रोडक्शन में थे, वे विज्ञापनों ने परियोजनाओं का निर्माण करने में संदिग्ध
अवधारणा जागरूकता के विकास के लिए स्थापित किए और विज्ञापनों में 2009 के द थर्ड जेट टेस्ट को अवकाश अभिनय के लिए था। बेनेट ऑर्गेनाइजेशन जो CEO के रूप में भी कार्य किया। साथ ही साथ इन्होंने 151वें मीडिया समूह की से संस्थापक की ओर से जॉन एटन जेडाइन के साथ भी, जिन्होंने पहले मैक्रोड, विजन, स्पूनडोस और पावर बॉल्स जैसे ब्रांडों की मार्केटिंग भी की और 2015 में कंपनी ने डिजिटल मीडिया के साथ समुद्री ग्रुप उपन्यास, संपादिक, वास्तविक और सामग्री की पेश के लिए इंटरेक्टिव प्रकाश प्रभाव की घोषणा की और ग्राफिक उपन्यास थिंक के पहले पावर ऑर्गन के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिले। अब इन्हें एक तरह से कई कैरेक्टर के बारे में जान चुके हैं और अब प्रोडक्शन के बारे में से जो कि इस एक तरह से मूवी में प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिला है। दो और बाकी है, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने के बाद कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ सबसे पहले, फिर उनको एक तरह से बाद में हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर ऑर्थोन रामोस आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूँ 2015 में इन्होंने बॉर्डन म्यूजिक हैमरन में जॉन लैरेज और फीफी हैनन की तौरी भूमिका निभाई। उन्होंने नाटक 2020 में स्टेपन रॉकेट में उनकी प्रदर्शन के लिए सीमित श्रृंखला या मूवी में सहायक भूमिकाओं में उत्कृष्ट अभिनेताओं के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। साथ ही साथ एथॉन नार्सो मॉर्टिन 1 नवंबर 1993 में उनका जन्म हुआ, आज जिनकी उम्र तकरीबन 41 साल हैं। न्यूयॉर्क शहर USA में जन्म हुआ और अमेरिकन संगीतकार और एक एक्टर भी हैं, मुख्य रूप से अभिनेता और सिंगर भी है। रॉमेस ने 2018 की फिल्म द स्टार इज बॉर्न में सहायक भूमिका निभाई और 2021 में संगीत में फिल्म इन द हेड में अभिनय किया और उत्तरायण में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मोशन पिक्चर, म्यूजिक या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन किया। रामोस का जन्म एंथोन पॉल रॉमस मोनिस के रूप में हुआ। नवंबर 1991 को न्यूयॉर्क शहर में बोर्डिंग बारों में हुआ। वे ब्रैफोर्ड लॉटन और यूनेक्रिंग वंश के हैं। वे अपने माँ, बड़े भाई और छोटी बहन के साथ बड़े हुए हैं। रॉमेस में हैसल जूनियर हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ उन्होंने हैल्से ट्योर नामक एक छात्र समूह में स्कूल बसवेलिया में मॉर्टन गाने गाए। वह न्यूयॉर्क स्टोन हाई स्कूल में 2009 में ग्रेजुएट हैं। और इनके करियर के बारे में बात की जाए तो 2011 की शुरुआत में इन्होंने रोमस में 2012 में द हाइट टेस्ट के उत्पादन में एक तरह से एंसली डेवाल सहित विभिन्न क्षेत्रों और पर्यटक संगीत प्रस्तुतियों में भूमिका अर्जित की। 2014 में रोमस ने रेडियो एक द सिटी म्यूजिक ऑफ हार्ट एंड लाइट में प्रदर्शन किया, जो कि रोनेट के साथ एक डांस शो था जिसमें पुलिस के दौरान रद्द कर दिया गया और हार्ट एंड द फैन के लिए ईस्वल के दौरान राइशोन द पब्लिक थिएटर में हैम्पटन ऑफ द बॉर्डन प्रोडक्शन के लिए ऑडिशन दिया गया। साथ ही साथ हैम्पटन ने 2015 की शुरुआत में ऑफ बॉर्डन खोल और जिसमें रोमस ने जॉन लॉर्जिन और एल्डन हेडिन के रूप में सबसे बड़े प्रिन हैटन की दोहरी भूमिका शुरुआत की। संगीत 13 मई 2015 को पूर्वलोकन में बॉर्डन में चलाया गया और 6 अगस्त 2015 को खोला गया। रोमस ने 12 नवंबर 2016 को उत्पादन छोड़ दिया। सितंबर 2016 में ये घोषणा की गई कि वे रोमस को स्पाइन ली और नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज सीजी हॉट इवन में मार्स ऑफ बुलनगेन की भूमिका निभाई। रामोस ने 2018 में ए स्टार इज बॉर्न के रीमेक में रमन की भूमिका निभाई, जिसमें लेडी गॉन और बेडियन कपूर ने अभिनय किया और कपूर द्वारा निर्देशित किया गया। और 2018 में बेरिस ने बताया कि रोमन्स को इन द हाइट के फिल्म में रूपांतरण में उनसी के डेल एंड वैन के रूप में किया गया और फिल्म को महत्वपूर्ण प्रशंसाओं के लिए 2021 में रिलीज़ किया गया, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर एक तरह से ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए नजर आई। अप्रैल 2021 में ट्रांसफॉर्मर फिल्म फ्रेंचाइजी में ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स की अगली कड़ी जिसमें रोमन्स की प्रमुख भूमिकाओं के लिए लिया गया। फिल्म वर्तमान में 7 जून को रिलीज़ होने वाली हैं, एक तरह से रिलीज़ हो चुकी हैं और 22 फरवरी 2022 को मुख्य रूप से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्थापना आगामी सुपर स्ट्रीमिंग श्रृंखला आयरन नाइट में रोमन्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और अप्रैल 2030 में रोमन्स को 1986 की एक फिल्म ट्यूटन्स की अगली कड़ी में कास्ट किया गया है। रोमन्स 2015 में हैटन की मूल ब्रॉडकास्ट रिकॉर्डिंग में जॉन लॉजन और विपिन हैटन के दौरान भूमिकाओं में दिखाया गया है। इन्होंने अक्टूबर 2017 में मीन मेजन ब्रांड के साथ भी मॉडर्न गीत किया है। लगभग लाइन स्पेन के गायक के रूप में फ्रेंचाइजी के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले थे।
साथ ही साथ 13 जून 2019 की घोषणा की गई कि रोमन्स में पब्लिक का रिकॉर्ड का हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर को उनके यूट्यूब श्रृंखला इन द टैक्स वैल्यूज के प्रक्षेपण किया गया है, जहां उन्होंने खुलासा किया कि वे गर्मियों में नए संगीत जारी करेंगे और 25 जून 2021 को रिपब्लिक में अपना पहला एल्बम लव एंड द लाइज रिलीज़ किया था। फिल्मोग्राफी में सबसे पहले ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिले थे विल गर्ल और 100 कॉर्पस, पैटिन केक, मॉन्स्टर एंड द मैन, समर डेज समर नाइट, ए स्टार इज द पॉन, गॉडजिला किंग ऑफ द मास्टर, डॉन वर्ड टाउन, साथ ही साथ हॉर्नेट, हॉनेस्टी इन द गैंगस्टिन, द बैड गाइज, ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बिट्स, द बीमन इज ट्विस्टर और डिस्टेंस जैसे कई बड़ी बड़ी मूवीज़ में देखने को मिले। साथ ही साथ टेलीविज़न में यंगर्स, साथ ही साथ 2016 में लो एज और स्पेशन टेलीविज़न शोज़ में देखने को मिले। विल एज द गैरी में मुख्य रूप से देखने को मिले, जहाँ कर इनकी भूमिकाओं के लिए इन्हें बहुत अच्छा बताया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के चलते चलते और भी कई भूमिका है जिनके अंदर ये मुख्य रूप से देखने को मिले थे और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों एक कैरेक्टर तो कंप्लीट कर लिया है हमने और दूसरी जो कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर डॉर्मिंग फिशबैक, इनका जन्म 22 मार्च 1991 को हुआ है। एक अमेरिकन अभिनेत्री है, वह शो मीर एंड हीरो में बिल डॉबन के रूप में मुख्य रूप से कई बार देखने को मिल चुकी हैं और डॉर्लन गोलन द्वारा अमेजोन प्राइम वीडियो के मनोवैज्ञानिक हॉरर श्रृंखला जूड में अभिनय करते हुए देखने को मिली है और 22 मार्च 1981 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 32 साल है और न्यूयॉर्क के शहर में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से 2013 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फिशबैक पहली बार 10 साल की उम्र में अभिनय में रुचि रखने लगी और इन्होंने मुख्य रूप से 2013 में पेस यूनिवर्स में थिएटर में BA के साथ स्नातक किया था। फिल्मोग्राफी बता देता हूँ मैं आपको फटाफट से इनकी अब तक की नाइट कम ऑन, द हैट यू गिव और प्रोजेक्ट पावर, जुबन एंड द ब्लैक मैन सीन और ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स। साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर द केनाइट, द आफ्रेयर, द अमेरिकन्स, द ब्लू बोर्ड, रॉयल पैंस, शो मी एंड द हीरो, बी डोन्स, रैंडम एक्टिंग प्लीज, मॉडल लव, द लास्ट डे ऑफ द 14 गन, साथ ही साथ द प्रोडक्शन फैमिली जैसी कई सीरीजों में आपको भी देखने को मिली है। साथ ही साथ सोमर, द प्रोटेक्ट फैमिली, फाउंडर ऑफ द फर्स्ट जैसे 2 एपिसोडों में इसके देखने को मिली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस कैरेक्टर और साथ ही साथ 2 ही जो कैरेक्टर थे मेनली वो जाने, प्रोडक्शन के बारे में जाना और ट्रांसफार्मर फ्रेंचाइजी यानी एक तरह से इस यूनिवर्स के बारे में जाना। और अपकमिंग इनकी मूवी आ रही है ट्रांसफार्मर 1 जो भी बहुत ही जोरों शोरों से उसकी तैयारी चल रही है। और तो दोस्तों हाल ही में ये आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आपकी ही लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में रिलीज हुई है। यदि आप इंडिया से हैं तो हिंदी में अवेलेबल है या और किस कंट्रीज में है तो इंग्लिश और आपकी लोकल लैंग्वेजों में तो ये ऑप्शनल रूप से अवेलेबल भी है। आप यदि बुक माई शो से यदि इस मूवी को एक तरह से टिकट बुक कराते हो तो मैं एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। यदि आप उस लिंक से यदि टिकट बुक कराते हो तो आपको 50 से 60% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए आज का दिन बहुत ही एक तरह से गुड रहा है और साथ ही साथ दोस्तों आज हमने इन सभी के बारे में जाना। तो दोस्तों आप यदि इस मूवी को देखने जाना चाहते हो तो आने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करें और आपको ये मूवी कैसे लगी ये भी हमें बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतनी सारी चीज़ें कवर करी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर का जो नया पार्ट आया है उसके बारे में जाना, साथ ही साथ इसका अगला पार्ट आपको देखने को मिलने वाला ये भी कंफर्म है। उसका टाइटल भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक कि रिलीजिंग डेट भी मैंने आपको बता दी। और आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी का रिव्यू, एक्सप्लेनेशन, फैक्ट और जितनी कुछ भी डिटेल थी, इसके कैरेक्टरों की डिटेल थी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में जितनी कुछ डिटेल थे सारी की सारी मैंने आपको बताई। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए, चाहे फैक्ट, रिव्यू कुछ भी चाहिए तो हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। सभी एक तरह से मूवी के रिव्यू, फैक्ट, एक्सप्लेनेशन सब हम एक ही वीडियो में लेकर आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर जाकर देखोगे तो जितनी भी वीडियो सारी लॉन्ग है उनके अंदर हम इसका रिव्यू, फैक्ट सारी कुछ चीजें एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं।
इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पूरी एक्सप्लेनेशन भी उन्हीं एक तरह से वीडियो के अंदर है, आप आगे चला चला के बढ़ा के थोड़ा देख सकते हो। और कईयों में तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है, और इस मूवी के बारे में भी जितनी स्टोरी एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। यदि आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके, और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर दे।